अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर हिरा एंड हम ये चैप्टर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ टॉपिक्स हमारे इसमें रह गए थे वो करेंगे, देन अगेन स्टार्ट से पूरा का पूरा जो है हम इसको रिवाइज करेंगे। इसमें हमने सिर्फ 3 टेक्निक्स पढ़ी थी, और टेक्निक्स भी होती हैं जैसे एलआरसी है, सीआरसी है। 3 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी कि एरर को डिटेक्ट कैसे करना है, देन उसके बाद करेक्शन की हमने एक टेक्निक पढ़ी थी। बेसिकली जो डिटेक्शन की टेक्निक्स है उसमें करेक्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है, और वो इस तरह से हो रही है कि आपने एक बिट्स लेनी है, एक्स्ट्रा बिट्स जो आपने अपने डेटा के साथ अटैच कर देनी है। जब आप अपने डेटा के साथ उन बिट्स को अटैच कर देंगे और रिसीवर साइड पे आपके वो बिट्स भी जाएंगी, और रिसीवर अगेन वही एल्गोरिथम, वही कोड, वही मेथड लगा के दोबारा से उन पर्टिकुलर एक्स्ट्रा बिट्स को फाइंड करेगा जो आपने डेटा के साथ अपेंड करके सेंड किए। और जब उन दोनों बिट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो इट मीन्स कि कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा मैसेज था वो था 1010, ठीक है। मैंने उसके साथ एक्स्ट्रा बिट्स अटैच की एज अ रिडंडेंसी बिट्स। अगर हम इन टर्म में इसका नाम लें तो वो एक्स्ट्रा बिट्स का मतलब को हम कहते हैं रिडंडेंसी बिट्स। वो अटैच की मैंने इसके साथ, देन रिसीविंग साइड पर उसका मेरा आंसर जो था वो 01 आया था, तो रिसीविंग साइड ने सेम मेथड फॉलो किया और उसका आंसर 01 नहीं आया, तो इट मीन्स कि आपका जो मैसेज है वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है वो हो चुका है, ऑल्टर हो चुका है, या कोई एरर आ चुका है, या कोई भी इशू है उसमें। तो जब आप उसको डिटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट भी हो जाएगा। फिर आप सेंडर को बताएंगे कि आपके मैसेज में जो है जो रिडंडेंसी बिट्स हैं वो सेम नहीं है, तो वो रीट्रांसमिट करेगा, या फिर कोई मेथड है तो आप उसको सेम पैटर्न पे फॉलो करते हुए अगेन उन बिट्स को अपेंड कर देंगे डेटा में, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है, एरर के जो सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं। एरर के जो हमारे पास सोर्सेज है वो हमने फॉर एग्जांपल जो हम पहले स्टार्ट देख लेते हैं कि एरर क्या है। डेटा कैन बी करेक्टेड यूजिंग ट्रांसमिशन फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन, एरर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली हम मैसेज जो सेंड कर रहे हैं रिसीवर को वही मैसेज रिसीव होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस हम उस मैसेज को खुद चेंज करें। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मीडियम कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे मीडियम के एरर्स होते हैं, जिसमें क्रॉस टॉक हो गई, या हमारी केबल में था, या हमारा थर्मोडायनामिक्स के जो एरर्स होते हैं, थर्मल नॉइस होती है। उनके अलावा भी आपके और हैकर्स भी होते हैं जो आपके मैसेज को चेंज कर देते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा एरर डिटेक्शन की टेक्निक से, ठीक है। कुछ एरर तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया कि एरर्स आ जाते हैं जब सेंडर टू रिसीवर हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन वो एरर्स की क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं। उनमें बहुत सारी सोर्सेज हैं हमारे पास, जिसमें जो मेनली अब इनकी फर्दर टाइप्स अवेलेबल है, लेकिन हम क्योंकि इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। वाइट नॉइस, इम्पल्स नॉइस, क्रॉस टॉक, ये सारी सारी जो बेसिक नॉइस है, एटेन्यूएशन, आपके जो भी आपका डेटा फॉरवर्ड हो रहा है वो उसका सिग्नल वीक हो जाना, डिस्टॉर्शन, आपके पास मल्टीपल सिग्नल्स मर्ज हो जाते हैं क्योंकि मीडियम आपका शेयर होता है, ठीक है, अगर हम शेयर मीडियम यूज़ कर रहे हैं। इनकी डेफिनेशंस हमने ये क्योंकि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पार्ट 2 चैप्टर है, दैट्स वाई मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि इनकी डिटेल जो है वो हम लास्ट वाली जो हमारा लेक्चर था, जो लास्ट वाली वीडियो थी, उसमें हम इनकी डिटेल देख चुके हैं, ठीक है। बट इसको फिर भी कोई इशू हो तो आप लोगों ने मुझे बता देना है, मैं समझा दूंगी कि ये नॉइज़ क्या है, या एरर जो है डिफाइन किया हुआ है इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट जो हमारे एक्चुअली में स्टार्ट हुए थे एरर्स, वो यहाँ से स्टार्ट हुए थे। सिंगल बिट एरर हमने देखा, बर्स्ट एरर, कंप्लीट मैसेज है 8 बिट्स का, उसमें एक बिट चेंज हो गई है तो इट मीन कि सिंगल बिट एरर आया रिसीवर को जब वो मैसेज मिला और रिसीवर ने कंपेयर किया उस फॉर्मेट से, जो फॉर्मेट हमने बताया था कि इस फॉर्मेट के अगेंस्ट आपने कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगानी है। जैसे मैंने स्टार्ट से कहा कि हम एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करेंगे डेटा में। अब वो एक्स्ट्रा बिट्स क्या मतलब, जिसका जो दिल चाहेगा वो ऐड तो नहीं करेगा ना, मतलब किसी ने 0 ऐड कर दिया, किसी ने 1, तो एक्स्ट्रा बिट्स का फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट को रिसीवर भी फॉलो करेगा, देन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर इन केस डिफरेंट आंसर आता है फिर वो डिटेक्ट करेगा कि आपके मैसेज में एरर है। तो उनको अपेंड करने के जो मेथड्स हैं वो हमारे पास हैं, जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन एरर की अभी भी ये टाइप्स ही आपको बता रहा है कि या तो सिंगल बिट में एरर आ सकता है, या फिर आपकी 2 और मोर बिट्स में एरर आएगा, तो इट मीन्स कि ये बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर का हमने जो फॉर्मेट देखा था वो ये देखा था
कि ये सेंडर ने डेटा सेंड किया, रिसीवर ने ये डेटा रिसीव किया, और यहाँ पर सारी बिट्स सेम उसको रिसीव हुई है, सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, ठीक है, सिंगल बिट एरर। सेकेंड हमारे पास बर्स्ट एरर भी आ सकता है, और बर्स्ट एरर में मल्टीपल बिट्स हो सकती हैं, 2 और मोर बिट्स हमारे पास जो होंगी वो डेटा में अगर चेंज हो गई हैं तो इसमें अब सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। बर्स्ट एरर का जो आपके पास डिटेक्शन मेथड्स हैं वो भी डिफरेंट है, और उसके जो करेक्शन मेथड्स हैं वो भी डिफरेंट है, ठीक है। सिंगल बर्स्ट एरर में क्या है, बर्स्ट एरर में कि आपने पूरे के पूरे आपने मैसेज को देखा जो सेंडर ने सेंड किया, और रिसीवर को जो मैसेज रिसीव हुआ है वो डिफरेंट रिसीव हुआ है। कितनी बिट्स यहाँ पर चेंज हो गई हैं, 3 बिट्स यहाँ पर चेंज हो गई हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये बर्स्ट की फॉर्म में एरर रिसीव हुआ है, कोई भी पीक आ जाए या कोई पल्स आ जाए आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है उसमें, तो आपके पास बर्स्ट की फॉर्म में भी आपका डेटा चेंज हो सकता है। अच्छा, अब एरर को हमने डिटेक्ट किस फॉर्म में करना है उसका एक ही कॉमन मेथड है, और वो होता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन कि आपने कहा कि 1011, बस ये मैसेज था, हमने क्या करना है एट द एंड उसके साथ कुछ बिट्स अटैच कर देनी है। रिसीविंग साइड पर वही वाली बिट्स क्या होंगी, कंपेयर होंगी, ठीक है। तो वो जो स्टार्ट से मैं ये बात कर रही थी रिडंडेंसी बिट्स की, तो रिडंडेंसी बिट्स का अगर हम ईजीएस्ट फॉर्म में इसको लिखें तो इट मीन्स ये कि आप क्या करते हैं, अपने डेटा के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बिट्स अटैच कर देते हैं जो कि आपके पास कंपेयर होती हैं एट द डेस्टिनेशन साइट। और फिर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर जो डिटेक्शन को हमने फाइंड आउट किया है उसको हमने करेक्ट कैसे करना है। उसमें एक तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन मेथड है, और उसमें सिंपल सा मेथड ये है कि आप रीट्रांसमिट का बोल दें सेंडर को। आप सेंडर को बता दें कि आपका ये वाला डेटा जो है मुझे चेंज रिसीव हुआ है, तो सेंडर उसको रीट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। अच्छा, देन करेक्शन बाय, यही सेम बात, करेक्शन बाय retransmission is a technique in which the receiver detects the occurrence of an error and asks the sender to resend the मैसेज, ठीक है। एक तो ये हमारे पास मेथड है जिससे आपका जो भी मैसेज होता है वो रीसेंड होगा तो आपको करेक्ट मैसेज मिल जाएगा। रीसेंडिंग इज रिपीटेड अंटिल अ मैसेज अराइव्स एट द रिसीवर बिलीव इज एरर फ्री। अच्छा, ये अगेन एक और पूरा प्रोसेस है कि आप रीसेंडिंग कौन से मैसेज को रीसेंड करेंगे, कितनी बार रीसेंड करेंगे, या आपको किस तरह से पता चलेगा, उसका भी एक पर्टिकुलर हमारा पूरा कंप्यूटर नेटवर्क में चैप्टर होता है जो हम लाइन कंट्रोल, लाइन डिसिप्लिन या विंडोज स्लाइडिंग विंडोज तरह के टॉपिक्स वहाँ पे आएंगे, उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि हम रीसेंड जो करते हैं उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, वो किस तरह से डेटा रीसेंड होता है। बट अभी फ़िलहाल के लिए फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम एरर को डिटेक्ट तो कर लेते हैं, फिर हम सेंडर को ये बात बताते हैं कि आपने एरर जो है इस पर्टिकुलर मैसेज में आ गया, अब उसको करेक्ट करने से बेटर है कि आप उसको रीसेंड मुझे कर दें, ठीक है। तो 3 मेथड्स की डिटेक्शन मेथड्स की टेक्निक्स थी हमारे पास। फर्स्ट वन है पैरिटी चेक, सेकंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और थर्ड चेकसम। पैरिटी चेक में क्या होता है, पैरिटी चेक में हमारा जो भी डेटा होता है उसमें हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं। नंबर ऑफ वंस अगर इवन पैरिटी है तो नंबर ऑफ वंस पूरे मैसेज में इवन होने चाहिए। अगर इवन नहीं होते तो हम जो पैरिटी बिट लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे, एक बिट जो लगाएंगे वो हम 1 लगा देंगे ताकि जो भी डेटा है वो इवन हो जाए। और अगर पहले से डेटा अवेलेबल है इवन की फॉर्म में, मतलब 4 वंस आपके डेटा में अवेलेबल है, तो इट मीन्स कि वो पहले से इवन है, हमें उसको इवन नहीं बनाना। तो हम जो एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे वो क्या लगा देंगे यहाँ पर, 0, ठीक है। तो पैरिटी चेक में 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, इवन पैरिटी बिट होता है और ऑड पैरिटी बिट होता है। इवन पैरिटी बिट में आपने डेटा को इवन बनाना है और ऑड पैरिटी बिट में आपने डेटा को ऑड बनाना है, ठीक है। और क्योंकि ये वाला जो मेथड है वो सिंगल बिट एरर के लिए, तो यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा बिट अपेंड करते हैं या जो रिडंडेंसी बिट आप अपेंड करते हैं डेटा में, वो एक ही बिट होती है। सेकेंड हमारा मेथड है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी। सीआरसी में भी हमारे पास ये भी एरर के डिटेक्शन के लिए होता है, और यहाँ पे रिसीवर कैसे डिटेक्ट करता है एरर को, हम कुछ पर्टिकुलर मेथड के साथ एक्स्ट्रा बिट्स जो हैं वो अटैच करके रिसीवर को सेंड करते हैं। रिसीवर ने सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, वही डिवीजर वाला और डिवाइजर वाला फॉर्मेट फॉलो करने के बाद अगर उसके रिमाइंडर में ऑल जीरोस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें तो ये था ना, रिसीवर ऐसे चेक कर रहा था पैरिटी बिट में, आपने पैरिटी बिट 0 दी है तो रिसीवर की भी 0 ही पैरिटी बिट आनी चाहिए। मतलब जो मैसेज उसे रिसीव हुआ है उस मैसेज में वो नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा,
और अगर नंबर ऑफ वंस उसके पास इवन आ गए और आप उसने भी कहा कि इसमें तो पहले से इवन है, मुझे ज़ीरो अटैच करना है, और आपका भी पैरिटी बिट ज़ीरो ही आपने साइन किया था, तो इट मीन्स कि आपके पास डेटा में कोई एरर नहीं है। वो इस तरह से चेक करता है। रिसीविंग साइड पे जो डिटेक्शन हम चेक करते हैं वो ये प्रोसेस होता है। सीआरसी में क्या होता है कि आपने कुछ बिट्स, आपने एक डिवाइजर का पूरा का पूरा क्वेश्चन का डिवाइजर का पूरा मेथड फॉलो किया। फॉलो करने के बाद आपने 3 या 4 जितनी भी आपकी बिट्स थी वो आपने डिटेक्ट की रिमाइंडर में, और आपने डेटा के साथ अटैच करके सेंडर को सेंड कर दी। सेंडर ने उस डेटा को रिसीव किया और उसने आपकी जो बिट्स थी, जो कि एक्स्ट्रा बिट्स थी, जो कि रिडंडेंसी बिट्स थी, उसको उसने डेटा काउंट करके दोबारा से रिमाइंडर की बिट्स फाइंड की। और रिमाइंडर की बिट्स अगर ज़ीरो आ जाती हैं तो इट मीन्स कि उसका जो भी उसको मैसेज रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। ज़ीरो क्यों आ जाता है, ये जब हम पढ़ेंगे सीआरसी को तो हम देख लेंगे कि ज़ीरो का क्या मतलब है। कि आपके पास रिसीविंग साइड पे ज़ीरो, ट्रिपल ज़ीरो या 4 दफ़ा ज़ीरो या 2 दफ़ा ज़ीरो जितने भी आपने यूज़ किए थे डेटा में, उतने ही ज़ीरो क्यों आने चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट जो ऑप्शन है वो भी बहुत प्रोटोकॉल्स में यूज़ होता है, बहुत कॉमनली मेथड यूज़ होता है, चेकसम, और बहुत आसान है। इसमें भी कोई इतना डिटेल्ड मेथड नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपके पास ब्लॉक्स में मैसेज होता है, मतलब एक 8 बिट का ब्लॉक है, फिर 8 बिट का, इस तरह से 4 ब्लॉक्स होते हैं। आपने उन ब्लॉक्स को, हर ब्लॉक को रॉ में रखा और उसके बाद उसको सम किया। सम करने के बाद कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट जो लिया आपने वो आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या किया, जितने भी ब्लॉक्स थे उसके एंड में अपना वो वाला ब्लॉक लगा दिया जो आपने सम लेकर कॉम्प्लीमेंट में आपका आंसर मिला था, ठीक है। अच्छा, तो अब वन बाय वन हम इन तीनों जो डिटेक्शन मेथड्स हैं, इन तीनों डिटेक्शन मेथड्स को भी देख लेते हैं कि पैरिटी चेक क्या है, सीआरसी किस तरह से काम करता है, और दोनों साइड पे देखेंगे। मतलब पैरिटी चेक हमने तो सेंड करके दे दिया, रिसीवर ने कैसे आइडेंटिफाई किया। सीआरसी हमने दे दिया, रिसीवर ने कैसे आइडेंटिफाई किया। चेकसम में हमने अपनी एक्स्ट्रा बिट्स लगा के दे दी, और रिसीवर जो है उसने कैसे आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, ये अभी कोई मेथड स्टार्ट नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट किस बात का दे रहा है कि रिडंडेंसी जो बिट्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वो एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं जो हम डेटा के एंड में अपेंड करते हैं। अभी तक तो हम एंड में ही अपेंड कर रहे हैं। एट द एंड आप एक टेक्निक पढ़ेंगे, हैमिंग कोड। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी एक्स्ट्रा बिट्स हैं जो आपने फाइंड करनी है कि वो 1 है, 0 है, क्या क्या वैल्यू है, वो हम विद इन अ मैसेज अपेंड करेंगे, ठीक है। बट अभी तक ये जो तीनों टेक्निक्स हैं, इन तीनों टेक्निक्स में आप जो एक्स्ट्रा बिट्स अटैच करते हैं वो कहाँ अटैच करेंगे, एट द एंड ऑफ मैसेज। तो ये वही वाली बात बता रहा है कि एक्चुअल में डेटा आपके पास ये था, रिसीव हुआ, और जो जनरेटर था उसमें आपने जो भी मेथड यूज़ किया था, पैरिटी चेक का था, सीआरसी का, एलआरसी आपके टॉपिक में नहीं है बट एलआरसी भी होता है, और चेकसम, उसकी एक्स्ट्रा बिट्स हमने कहाँ अटैच किया, एट द एंड ऑफ मैसेज, ठीक है। ये आपका एक्चुअल डेटा था, और अब ये क्या बन चुका है, डेटा एंड रिडंडेंसी बन चुका है। ये जब यहाँ रिसीव होगा, मीडियम के बाद जब यहाँ रिसीवर की साइड पर आएगा, तो मे बी इन मीडियम कोई एरर अकर हो जाए, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इसको अभी कुछ नहीं करेगा, वो इस पूरे पे दोबारा से यही वाला मेथड अप्लाई करेगा जो कि सेंडर ने बताया होगा कि मैंने इस मेथड के थ्रू इनकोड किया डेटा को, और वो उसी मेथड को अप्लाई करके चेक करेगा। अगर आंसर दोनों का सेम होगा तो इट मीन्स कि एरर नहीं है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं सीआरसी की, तो वहाँ पे आंसर 0 आना चाहिए, और ऐसा ही चेकसम में भी है। तो फर्स्ट अब ये तीनों जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे वन बाय वन डिफाइन हो रहे हैं। तो फर्स्ट पैरिटी चेक देख लेते हैं, देन साइक्लिक रिडंडेंसी चेक और चेकसम। देखें, पैरिटी चेक का मतलब क्या है, 1 बिट का काम हो रहा है। यहाँ पे सिंगल बिट एरर चेक हो रहा है, और डिटेक्ट हो रहा है, और करेक्ट हो रहा है। डिटेक्शन मेथड है ये। तो सिंगल बिट का मतलब आपने पूरे डेटा को चेक करना है। अगर उसमें नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो 0 लगा देना, नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो 1 लगा देना, अगर आप इवन पैरिटी यूज़ करें। यहाँ पे आपके पास आपको डेटा और डिवाइजर गिवन होगा, आपने उनको डिवाइड करना है, जोर गेट अप्लाई करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। चेकसम में क्या होगा, चेकसम में आपके पास जितना भी आपके पास डेटा के जो ब्लॉक्स होंगे उन ब्लॉक्स को लेना है, और ब्लॉक्स को हमने सम करना है, सम करने के बाद कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आप लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख लें कि पैरिटी चेक में सिर्फ नंबर ऑफ वंस का काउंट करके इवन या ऑड बनाया जा रहा है। यहाँ पे डेटा और डिवाइजर है जिस पे जोर गेट अप्लाई करके हम मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सम कर रहे हैं, और सम करने के बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ओके। In parity check, a parity bit is added to every data unit so that the total number of ones is
इवन, ठीक है। अगर आप इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ वंस इन डेटा इवन होने चाहिए, और अगर आप ऑड पैरिटी यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस इन योर डेटा ऑड होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है, नंबर ऑफ जीरोस को काउंट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक पूरा मैसेज है, मैसेज क्या है, वर्ल्ड। अब हमने इसमें क्या करना है, इवन पैरिटी यूज करना है, और इवन पैरिटी यूज करने के लिए जैसे मैंने बोला कि अगर हम इवन पैरिटी यूज करें तो नंबर ऑफ वंस को काउंट करें, जो आंसर आएगा अगर वो पहले से इवन है तो आपने जीरो अपेंड कर देना है। अब ये देखें कितने नंबर ऑफ वंस है, 3 और 3, 6 पहले से ही हमारे पास इवन होता है, तो हमने यहाँ पे क्या अटैच कर दिया, हमने यहाँ पे जीरो अपेंड कर दिया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में गए, सेकेंड में आपके पास 4 6 अगेन 6 वंस हैं और 6 नंबर क्या है, इवन है, तो हमने जीरो अपेंड कर दिया। देन हमारे पास 1 2 3 4 4। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक ये भी पॉसिबल है, मतलब कोई इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है पैरिटी चेक, कि हम नंबर ऑफ बिट्स को तो काउंट कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं कि जीरो है या वन है, मतलब इवन बन रहा है या नहीं बन रहा। बट यहाँ पे इशू ये आ सकता है कि आपकी टोटल बिट तो वही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस तो 6 ही है, बट उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो इस मेथड में हम इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते हैं कि हम उन बिट्स की जो पोजीशन है उसको भी जो है वो मैनेज करें। वो जो बिट्स की पोजीशन वाला टॉपिक है वो हैमिंग कोड में होगा। तो यहाँ पे बस टेक्निक है, मेथड है, हम यूज़ करते थे। हमें ये देखनी होती है कि बेस जो है या बेसिक जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आप देखें ना, अगर टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं या टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो हैं, इनकी लोकेशंस होती हैं, ये हम चेंज कर दें, बट एट द एंड हमने काउंट किया, हमने कहा टोटल तो हमारे पास 4 ही बन रहा है, तो हम जीरो ही लगा देंगे। रिसीवर भी जब चेक करेगा उसका आंसर भी जीरो ही आएगा, तो इट मीन्स कोई एरर नहीं है, बट मे भी एरर हो सकता है, ठीक है। सेकंड, हमारे पास यहाँ पे आपने नंबर ऑफ वंस काउंट किए, 4 नंबर ऑफ वंस आए, तो यहाँ पे हमने जीरो लगा दिया। फिर हमने नंबर ऑफ वंस काउंट किए तो यहाँ पे 3 वन है, इसका मतलब 3 हमारे पास ऑड है, तो हमने इवन बनाने के लिए वन अपेंड कर दिया एट द एंड ऑफ डेटा। अब आप चाहें तो आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस पूरे मैसेज में जो आपके पास आपकी जो एक्स्ट्रा बिट्स बनी थी, जो आपने पैरिटी चेक यूज किया था, वो ये बना है, ठीक है। 0 0 0 0 और एट द एंड वन, ठीक है। ये पैरिटी चेक है। अगर इवन हो तो नंबर ऑफ वंस को इवन बनाते हैं, अगर ऑड हो तो नंबर ऑफ वंस को ऑड बनाते हैं। नेक्स्ट, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये स्लाइड में अपलोड कर दूंगी और यहाँ पे भी दे दूंगी, तो आप लोगों ने स्लाइड में देख लेना। कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से इन्होंने कोई वर्ड ले लिया, या कोई जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं, बेरोज़े फ्रोजन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, उसने कुछ वर्ड्स भी लिए, उन वर्ड्स को पहले उसने आस्की कोड में कन्वर्ट किया, फिर उसने उसको यहाँ पे ये पैरिटी चेक लगाया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, देन हमारे पास एक टू डायमेंशनल पैरिटी चेक का मेथड है। और टू डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड क्या है, क्या आपके पास आप वही काम करना है, आप अगर इवन पैरिटी भी काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस जो इवन देखने, ऑड पे काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस ऑड चेक करने हैं। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम रॉ में भी आंसर लिखेंगे और हम कॉलम में भी आंसर लिखेंगे। हमारा मैसेज है, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, और हमने इसको जैसे मैंने बताया था एक एक ब्लॉक को हमने एक एक रॉ में लिख दिया। अगर आप इस तरह राइट साइड से इस तरह आप काउंट करें तो आपने कहा 2 3 4 5 5 वंस हैं और डेटा को हमें इवन बनाना है, तो एक वन मैंने और अपेंड कर दी। अब सेम चीज़ हम कॉलम में भी करेंगे। कोई सा भी कॉलम आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें, यहाँ से हम ले रहे हैं तो कितने हमारे पास बने, 2 वंस बने इस फर्स्ट कॉलम में, तो हमें पहले इवन ही बनाना था और इवन पहले से मौजूद था, तो मैंने क्या अपेंड कर दिया, जीरो अपेंड कर दिया, ठीक है। इस तरह से वही पैरिटी वाला मेथड है। टू डायमेंशनल पैरिटी में हम रॉ में भी आंसर लिखते हैं और कॉलम में भी आंसर लिखते हैं। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जिसमें हमने अगेन प्रैक्टिस की हुई है कि अगर हमारे पास पूरे के पूरे ब्लॉक्स आ रहे हैं 8 बिट के, और उन ब्लॉक्स में हम पैरिटी ऐड कर रहे हैं तो किस तरह से होगा, और अगर करप्ट हो जाता है तो वो किस तरह से उसको रिसीवर जो है वो ठीक करेगा, ठीक है। अच्छा, एक मेथड तो हमारा हो गया जो कि था पैरिटी चेक, और उसमें दोनों हमने पैरिटीज देख ली। हमने उसमें इवन पैरिटी भी देख ली और हमने उसमें ऑड पैरिटी भी देख ली। अब हमारा एक सेकंड मेथड है CRC। CRC मेथड क्या है कि डेटा के साथ आपने जीरो बिट्स लगानी है, और कितने जीरो लगाने हैं, जितना डिवाइजर में आपको वैल्यू होंगी उसमें से -1 करना है, ठीक है।
फिर हमने उसको अपेंड करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर में वैल्यू आएगी वो हमारी CRC होगी, वो एट द एंड ऑफ डेटा हम अपेंड करके रिसीवर को सेंड कर देंगे। अब मे बी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई एरर आ जाए तो हम फिर क्या करेंगे, हम अगेन वही प्रोसेस यूज़ करेंगे डिवाइसर की साइड पर, और रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो इट मीन्स कि हमने डेटा को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज हमारा डेटा क्या है, रिजेक्ट है। ठीक है, मतलब 0 नहीं आया तो डेटा में कोई एरर आ चुका है। और ये 0 का क्या मतलब है, ये अभी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम देखेंगे कि 0 वो क्यों कह रहा है कि रिसीविंग साइड पर आपका आंसर 0 ही आना चाहिए। तो आपने नाम सुना होगा रिवर्स इंजीनियरिंग का। मतलब आप अगर किसी भी इक्वेशन को कभी बैलेंस कर रहे हो तो आप उसमें जो वैल्यू एक साइड पे पुट करते हैं वही आप दूसरी साइड पे भी पुट करते हैं। या फिर आप अगर कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं और सपोज कर रहे हैं, एट द एंड जब आप उस वैल्यू को रिवर्ट करेंगे तो जो आपने सपोज किया है वही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे वही वाला मेथड है CRC में। CRC में क्या हो रहा है, 100 100, ये आपका ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स से पहले वाला ये डेटा है, ये आपको गिवन है, और साथ में ये डिवाइजर भी आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने पास अपने डेटा के साथ एक्स्ट्रा बिट्स अटैच करनी है। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पर एक सेकेंड में रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको देख लें कि एक्चुअल में आपका सिर्फ ये डेटा था। और इस डेटा में हमने सबसे पहले क्या काम किया, इस डेटा में हमने सबसे पहले एक्स्ट्रा बिट्स मतलब 0 की जो बिट्स हैं वो अपेंड करनी है और फिर अपने डेटा को सॉल्व करना है। हम कितने 0 लगाएंगे यहाँ पे, उतने 0 लगाएंगे। एक सेकेंड में यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। हम 0 इतने लगाएंगे जितना हमारा डिवाइजर में बिट्स हैं। ठीक है, -1 डिवाइजर बिट्स -1, आपके पास उतने 0 आएंगे। कितनी यहाँ पे डिवाइजर में बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, और हमने डिवाइजर -1 किया तो हमारा आंसर क्या बना, 3। अगर डिवाइजर में 5 बिट्स हैं तो आप यहाँ पे 4 0 लगाएंगे, डिवाइजर में 6 बिट्स हैं तो आप यहाँ पे 5 0 लगाएंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमारे, और क्योंकि ये बहरोज़ फ्रोजन बुक का क्वेश्चन है, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में कितनी डिवाइजर में बिट्स थी, हमारे पास डिवाइजर में 4 बिट्स थी, तो हमने डेटा में 3 बिट्स लगा दी। ये फर्स्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि पहले ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि सॉल्व करने से पहले आपने कितनी बिट्स यूज़ करनी है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट काम तो हमने कर लिया कि हमने 3, अब ये देखें, वो जो आपसे कहा जा रहा था कि रिसीवर साइड पे 0 ही आंसर आना चाहिए, वो क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब आप 0 लगा के पूरा सॉल्व करेंगे और फिर हम अपोजिट में मतलब रिवर्स में इस वैल्यू को पुट यहाँ करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए ना, क्योंकि 0 को यूज़ किया, आंसर ये आया। अब इसको यहाँ यूज़ किया तो आंसर ये आना चाहिए, इसी तरह है ना, अपोजिट होगा। तो हमने 0 लगाने हैं, और हमने कितने सेंडिंग साइड पर सेंडर को आपको 0 लगाने हैं, और कितने 0 लगाने हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया कि डिवाइजर बिट -1, इतने 0 आपने यूज़ करना है। अब होगा क्या, ये प्रोसेस इस तरह से होगा कि यहाँ पर आपका जॉर गेट अप्लाई होगा। जॉर गेट आप सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी न किसी कोर्स में, लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे पास, एंड होता है, नॉर, नैन, और जॉर गेट होता है। उसमें क्या होता है जॉर गेट में, कि अगर आपके पास सेम बिट्स हैं, मतलब 1 1 है या 0 0 है, तो वहाँ पर आपका आंसर 0 आएगा। अगर डिफरेंट बिट हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये मैं आपके लिए लिख देती हूँ। डिफरेंट बिट है तो आपका आंसर 1 आएगा, और अगर सेम बिट है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है किसका, ये प्रोसेस होता है फॉर जॉर गेट। अब हमने इसको जॉर गेट से सॉल्व करते जाना। कुछ यहाँ पर टिप्स हैं और वो या ट्रिक्स हैं, वो क्या है वो अभी मैं बता देती हूँ। जब हम इसका फर्स्ट लाइन सॉल्व कर लेंगे तो वो भी बता देंगे। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये डेटा लिखा हुआ है हमारे पास, 0 वाली जो बिट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा बिट्स हमने खुद अटैच की थी डिवाइजर को देखते हुए कि कितनी बिट्स लगानी है, उस पर अभी हम कुछ नहीं करें। हमने डिवाइजर की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर लिख दी, 110101। ठीक है, अब ये जो आप ये सारा देख रहे हैं जहाँ पे फर्स्ट एरो स्टार्ट हो रहा है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे। जब हमने देखा 1 1 सेम बिट है, सेम बिट पे क्या होता है 0 0 लिख दिया, सेम बिट 0, डिफरेंट बिट 1, सेम बिट 0, यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो आप लोग लिख लें। 0 आपने लिखा। अब आपके पास मेथड ये है कि लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट 0 है
वो हम डिस्कार्ड कर देंगे और हम अपना सीआरसी जनरेटर हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो जब आपने ये फर्स्ट 0 अज़्यूम ही नहीं किया या आपने लिखा ही नहीं, डिस्कार्ड कर दिया, तो आपके पास आंसर में कितनी बिट्स बची? 3 बिट्स बची। क्या 3 बिट्स इस डिवाइज़र के लिए यूज़ होंगी? नहीं, क्योंकि डिवाइज़र में 4 बिट्स हैं, तो आपको भी 4 बिट्स बनानी है, फिर ही आप डिवाइज़र की वैल्यू अगेन लिखेंगे। हर प्रोसेस में आपको डिवाइज़र की वैल्यू लिखनी है। तो आपने कहा कि मेरे पास तो 100 है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ तक से तो आप सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट आप 0 लेंगे और यहाँ अपेंड कर देंगे। फर्स्ट 0 जो यूज़ नहीं हुआ था, जो कि आपके पास रिमेनिंग था, वो फर्स्ट 0 हमने लिया और यहाँ अटैच कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 3 बिट्स थी और डिवाइज़र की 4 बिट्स थी, तो दोनों बिट्स सेम होनी चाहिए। अब फिर अगेन आपने ज़ोर गेट अप्लाई किया, डिफरेंट बिट है, 1 आ गया। 0 0 सेम बिट है, 0 आ गया। 0 1 डिफरेंट बिट है, 1 आ गया। 1 1 हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, लेकिन हम ये जो राइट बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट बिट है, हम इसको यूज़ नहीं करते, तो हमने नहीं लिखा, क्योंकि सीआरसी में नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। फिर आपने अगेन देखा कि 0 1, मतलब यहाँ तक आपके पास वैल्यू थी, आपके पास वैल्यू क्या थी, 1 0 1। इट मीन्स कि आपको अगेन एक बिट और चाहिए थी, तो आपने अगेन ये सेकंड वाली बिट यहाँ पे ले ली। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक आप इस तरह से बिट्स लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, जब तक आपके डेटा के साथ जो आपने एक्स्ट्रा बिट्स लगाई हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, जब वो ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास कोई बिट लेने का और उसके साथ अपेंड करने का, तो आपका क्वेश्चन वहाँ एंड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकंड 0 यहाँ अपेंड किया। अब ये मेरे पास 4 बिट्स बन गई, 10 और 10। फिर मैंने इसके साथ अपना डिवाइसर रखा और अगेन जोर गेट अप्लाई किया। डिफरेंट बिट 1 आ गया, डिफरेंट बिट 1 आ गया, डिफरेंट बिट 1 आ गया, सेम बिट 0 आ गया। इसको हमने नहीं लिखा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पे अगर 0 आ जाए तो डिस्कार्ड हो जाता है। अब आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, ट्रिपल वन ट्रिपल वन। डिवाइजर की कितनी है, 4 है, तो हमने एक 0 जो है वो वाला और ले लिया और हमने जब 0 अपेंड कर दिया, तो हमने अगेन प्रोसेस करना है। अब इस प्रोसेस में एक थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है, देखें। जब हमारे पास ये वैल्यू हमने सॉल्व कर ली और हमें पता चला कि भाई डिफरेंट है, तो 1 आ गया, डिफरेंट है 1। अब ये देख रहे हैं, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, इसका मतलब यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अब एक साथ 2 0 आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों 0 डिस्कार्ड होने चाहिए। तो हमारे पास रूल क्या है कि आप एक 0 डिस्कार्ड कर दें और उसके साथ हर बार हम हर स्टेप में डिवाइजर की वैल्यू लिख रहे थे। ये देखें ना, 1101 फर्स्ट स्टेप में भी डिवाइजर की वैल्यू लिखी थी, दोबारा से सेकंड में भी, थर्ड में भी। लेकिन इस केस में हमने डिवाइजर की वैल्यू नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि अब जो है लेफ्ट साइड पे एक से ज़्यादा 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी 0 था, हमने डिस्कार्ड कर दिया था ना, वो एक एक 0 आए थे, यहाँ पे ज़्यादा 0 आया, तो हमने डिस्कार्ड कर दिया। और वो बात यहाँ पे भी लिखी हुई, व्हेन द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द रिमाइंडर इज 0 वी मस्ट यूज, जितने भी आपके पास 0 हो, यहाँ पे 4 आप, क्योंकि आपका डिवाइजर में 4 बिट्स नहीं है, 3 होंगी, तो आप 3 ही यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ द ओरिजिनल डिवाइजर। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे 0 आए तो वो हमने डिस्कार्ड कर देना है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे एक से ज़्यादा 0 हो तो फिर हमने ये वाले 0 यूज़ करने हैं, हमने ओरिजिनल डिवाइजर यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब अगेन जोर गेट अप्लाई किया, 0 0 सेम बिट है, 0 आ गया। 1 0 डिफरेंट है, 1 आ गया। 1 0 डिफरेंट है, 1 आ गया। 0 0 सेम। अच्छा, क्योंकि एक ही 0 तो इसलिए हमने लिखा नहीं और उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब ये हमारे पास 3 बिट्स का आंसर आया, 1 1 0, तो हमें एक बिट और रिक्वायर्ड होगी, तो रिमेनिंग हमने एक बिट यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। अब कितनी बिट्स हो गई, 11 0 0, 4 बिट्स हो गई, तो हमने डिवाइजर फिर लिखा 4 बिट के पैरेलल में और जोर गेट अप्लाई कर दिया। डिफरेंट बिट है 1, सेम 0 सेम 0। ठीक है, अब आपके पास इससे आगे आप सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए 0 0 1 आया ना, तो आप कहें कि मैं ऊपर से एक 0 लेके लगा लूँ और दोबारा से डिवाइजर लिख लूँ, लेकिन ऊपर 0 अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया है। और जो रिमाइंडर है वो आपके पास आ गया, राइट साइड से काउंट करेंगे, रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, 1 0 0। इस रिमाइंडर को यहाँ पुट करेंगे, इन 3 0 के बिट्स को हटा के हम रिमाइंडर को यहाँ पुट करेंगे, और ये फिर पूरी लाइन रिसीवर को सेंड कर देंगे। और अगर रिसीवर दोबारा से इन बिट्स को लेके ये सेम मेथड फॉलो करेगा, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला। बात समझ आ रही है? क्योंकि ऐसे ही होगा ना, मैं अगर ये पुट करूँ तो ये आंसर आना चाहिए, ये पुट करूँ तो ये आंसर आना चाहिए।
दैट्स वाई CRC मेथड में क्यों 0 आंसर आएगा, तो इट मीन्स कि आपका डेटा करेक्ट है, क्योंकि कोई बिट्स चेंज नहीं हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा में क्या था, 100 मैंने डेटा में यहाँ पर एक 1 चेंज कर दिया, ये चेंज हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ये 1 एंड देन ऑल जीरोस। अब अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे और फिर इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। इट मीन्स के डेटा में कोई एरर आ चुका है। दैट्स वाई हमें कहा जाता है कि CRC जो है वो ओके कब होता है, जब आपके पास रिसीविंग साइड पर और वो हमारी CRC की बिट्स को सॉल्व करता है तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो ऑल जीरोस आना चाहिए, क्योंकि हमने जो CRC बनाया है वो ऑल जीरोस को यूज करते हुए बनाया है, ठीक है। अब क्यों हमने इसको थोड़ा डिटेल में देख लिया है, देन हम रिसीविंग साइड पे थोड़ा सा फास्टली मूव करेंगे। और रिसीविंग साइड पे आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे 001 लिखा है और रिसीवर के पास भी 001 लिखा है। रिसीवर अब 001 हमने उसको CRC लगा के सेंड किया, ये देखें डेटा प्लस CRC रिसीव। रिसीवर को ये पूरा का पूरा जो डेटा है रिसीव हुआ और उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया CRC जनरेटर या CRC चेकर, पूरा सॉल्व किया। सेम मेथड है जो हमने फॉलो किया था कि लेफ्ट मोस्ट बिट 0 थी, दोबारा से डिवाइजर लिख लेते हर स्टेप में, जोर गेट अप्लाई हो रहा था, अगर एक से ज़्यादा 0 था तो हमने ओरिजिनल डिवाइजर नहीं लिखा, हमने ऑल जीरोस वैसे ही अपेंड कर दिया। अब रिसीवर को क्या आंसर मिला है, 000, क्यों, क्योंकि ऊपर हमने वही लिख के तो ये आंसर बनाया था, तो सेम आंसर आना चाहिए। जब 000 रिसीव हो गया CRC को तो आप लोगों ने क्या लिखना है कि देयर इज नो एरर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे CRC चेकर में या कैसे फाइंड आउट करेंगे चेकसम में कि आपके पास एरर अकर नहीं हुआ, तो आपने ये बताना है कि रिसीविंग साइड पर हमारा जो रिमाइंडर की बिट्स हैं वो 0 आई हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट डिटेक्शन जो मेथड है ये अगेन आपके पास इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। देन हमारे पास चेकसम है और चेकसम में हम देख लेते हैं क्या है। चेकसम हमारे पास जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में यूज़ होता है और बहुत सिंपल मेथड है, कोई बहुत डिटेल मेथड नहीं है एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। और जो डिटेक्शन आपके पास रिसीविंग साइड पे कैसे चेक होती है वो भी हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, जैसे हमने CRC में देखा कि अगर आपका रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है, देन आपने डेटा को एक्यूरेट है, आपका डेटा ऑल्टर नहीं हुआ। अगर आपका रिसीविंग साइड पे 0 रिजल्ट नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि आपका डेटा चेंज हो गया। सेम वही वाला हमारे पास मेथड चेकसम में भी है। यहाँ पे अगर आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डेटा एक्यूरेट है, और अगर 0 नहीं आ रहा इट मीन्स कि आपका डेटा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शंस किस तरह बनाए हुए हैं, या आप इनको ब्लॉक्स कह लें, ये किस या ग्रुप्स ऑफ बिट्स कह लें, ये किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, ये इस फॉर्मेट से बेटर है कि हम डायरेक्ट एग्जांपल से सॉल्व कर लें इसको। अच्छा, द यूनिट the unit is divided into k sections each of n bits. All sections are added. Basically हमारे पास 8 बिट्स के सेक्शंस होंगे डिफरेंट, हमने उनको वन बाय वन, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द टॉपिक में ये चीज़ आपको दिखाई थी कि आपने फिर उनको रॉस में लिख लेना है, उनको सम करना है, सम करने के बाद कॉम्प्लीमेंट लेना है। वो जो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा सबको सम करके जो आंसर आएगा वो आपका चेक सम होगा, वो आपने भेज देना है रिसीवर को अपने डेटा के साथ अपेंड करके। रिसीवर ने उसी को उस रिसीवर ने आपके CRC को डेटा अज्यूम करके सेम मेथड फॉलो करना है, और अगर उसका आंसर 0 आ गया तो इट मीन्स कि आपके डेटा में कोई एरर नहीं है। रिसीविंग साइड पे कुछ स्टेप्स हैं और रिसीविंग साइड पे भी वही स्टेप हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। जो सेंडिंग साइड पे जो प्रोसेस फॉलो हुआ है सेम रिसीविंग साइड पे वही प्रोसेस फॉलो हुआ है, वहाँ पे उन्होंने यही वाला मेथड फॉलो किया, सम किया है, कॉम्प्लीमेंट लिया और आंसर आ गया, ठीक है। बट डिफरेंस इतना है कि सेंडिंग साइड पे CRC या चेकसम की जो वैल्यू आती है वो आप डेटा के साथ अपेंड कर देते हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड कर देते हैं डेटा मीडियम में। रिसीविंग साइड पे क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू आती है वो कंपेयर की जाती है कि ओके सेम प्रोसेस फॉलो हुआ, अब जो एक्स्ट्रा बिट्स या जो रिडंडेंसी बिट्स हमें रिसीव हुई हैं क्या ये वही है या डिफरेंट है, ठीक है। अगर तो आपके पास पैरिटी चेक है तो वही बिट्स होनी चाहिए, अगर CRC है तो 0 होना चाहिए, अगर चेकसम है तो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। सपोज द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ 16 बिट्स इज टू बी सेंड यूजिंग अ चेकसम ऑफ 8 बिट्स, ठीक है। ये हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, या फिर जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था एक आपके पास फ्लो चार्ट की तरह का बना हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था सेक्शंस है, या फिर ये दो सेक्शंस हैं। दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, दोनों को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी आंसर आया उसका हमने चेकसम लिया,
चेकसम का मतलब मंथ कॉम्प्लीमेंट लिया और आपने डेटा के साथ एट द एंड अपेंड कर दिया, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान सा हमारा सेम मेथड फॉलो हुआ है। हम इसको एक बार देख भी लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वन वन प्लस सेम जो है वो ठीक है, ओके। 1+1 0, 1 हमारा कैरी आ गया, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, 1+1 सम में आंसर 0 आएगा, कैरी आ गया। अब यहाँ पे कैरी है 1+0 1 आ गया, 0+0 0, 1+1 0 और 1 कैरी चला गया, 1+0 1, 1+1 अगेन 0 1 कैरी, 1+1 0, 0+1 1, लेकिन यहाँ पे कैरी है तो 1+0 1, ठीक है। 1+0 1, जितनी बिट्स होती हैं आपके पास आप सब में उतनी ही बिट्स लिखते हैं। इन केस आपके पास कोई ऐसी बिट आ जाती है जहां पर आपका कैरी आ जाता है तो आप फिर क्योंकि आगे आपके पास डेटा नहीं है तो हम उस कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब आपके पास जो आंसर आया वो आया 111 000 10, हमने उनका कॉम्प्लीमेंट लिया और वो हमारा चेकसम हो गया। अब चेकसम को आपने डेटा के साथ अपेंड करना है और आगे नेक्स्ट रिसीवर को फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट में क्या है, उसने चेक करना है कि आपके चेकसम में या आपके मैसेज में कोई एरर तो नहीं आ गया। वो कैसे चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले जो आपके पास जो आपका एक्चुअल डेटा था वो 2 ब्लॉक्स थे, ऐसे ही है 2 ब्लॉक्स थे, दोनों ब्लॉक्स को आपने सम किया, सम करके कॉम्प्लीमेंट लिया चेकसम में, तो फिर तीसरा ब्लॉक बना, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर तीनों ब्लॉक्स को, मतलब ये ओरिजिनल डेटा और ये आपका चेकसम जो आपने बनाया उस मेथड से, इस ब्लॉक को भी रिसीवर क्या काउंट कर रहा है, डेटा काउंट कर रहा है। ये देखें नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ठीक है। ये वाला ब्लॉक, ये वाला, रिसीवर ने इन तीनों ब्लॉक्स को डेटा ज्यूम किया है और उसके बाद सेम प्रोसेस किया, सम किया, कॉम्प्लीमेंट लिया और कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आंसर क्या आया, ऑल जीरोस, मींस द पैटर्न इज ओके। तो बड़ी आसान से डिटेक्शन मेथड्स हैं आपके पास। इसमें भी ऑल जीरो आना चाहिए, सीआरसी में भी ऑल जीरो आना चाहिए। पैरिटी चेक तो है ही मासूम सी डिटेक्शन टेक्निक है, वहाँ पे तो सिर्फ एक ही बिट होती है, सिंगल बिट, वो आपकी सेम आनी चाहिए। अगर आपने जीरो भेजी है एक्स्ट्रा बिट लगा के तो रिसीवर को भी जीरो ही उसका आंसर आना चाहिए। आप अगर ऑड पैरिटी यूज कर रहे हैं और आपके डेटा में पहले से ऑड था तो आपने जीरो लगाया, रिसीविंग साइड पे भी वही आना चाहिए। सीआरसी और चेकसम में क्या है, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो बड़ी आसान टेक्निक्स हैं ये और इसकी एग्जाम्पल्स दोबारा हुई हुई है। ये काफ़ी सारी इसमें बुक में एग्जांपल्स हैं। ये आप लोग बहरोज़ फ़रोज़न की अगर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की बुक्स पढ़ेंगे, एक ही बुक है उसकी, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बहरोज़ फ़रोज़न। और अगर आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग या डीसीसीएन या बहुत डिफरेंट तरह के इसके नाम होते हैं, आप कोई भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे यही वाली बुक जो है वो बेसिक में फॉलो होती है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट बुक्स आ जाती है, जैसे नेटवर्किंग टॉप डाउन अप्रोच है बाय क्रूज की, वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। वहाँ पे उसने हर लेयर के अगेंस्ट में आपको उस लेयर के प्रोटोकॉल्स और उस लेयर की एप्लीकेशंस डिफाइन की हुई हैं। और विलियम स्टॉलिंग की बुक है। तो लेकिन अगर आपको बेसिक पढ़नी है और बेसिक कम्युनिकेशन डेटा कम्युनिकेशन पढ़नी है तो यही बहरोज़ फ्रोजन बुक है। बट अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग की पढ़नी है तो आई सजेस्ट यू कि आप लोग टोड लैमले की बुक्स पढ़ें। टोड लैमले की बुक्स हर टॉपिक में अवेलेबल है। आप सिक्योरिटी की पढ़ें, वायरलेस की पढ़ें, वाइड मीडियम की पढ़ें, किसी भी टॉपिक की पढ़ें तो टोड लैमले ने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजीएस्ट वे में बुक उसने लिखी है। बुक्स को पढ़ के उसकी नहीं लगता कि आप बुक पढ़ रहे हैं, बड़ी आसान बुक्स हैं वो। अगर आपका नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है तो आप टोड लैमले की बुक पढ़ें, ठीक है। अब हम कहाँ पे आ गए, डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। बर्स्ट एरर कैसे करेक्ट होता है, फॉरवर्ड एरर जो है, सिंगल एरर कैसे करेक्ट होता है, और एक इसमें कॉमन मेथड है रीट्रांसमिशन। वो जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने सेंडर को बता देना है कि मैसेज में जो है कोई एरर आ चुका है तो वो रीट्रांसमिट कर देगा। हम जो टेक्निक पढ़ रहे हैं फॉर बर्स्ट एरर करेक्शन या फॉर फॉरवर्ड एरर करेक्शन, वो हमारे पास है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड में हम क्या करेंगे, देखिए हैमिंग कोड में हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ये है, एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक डिफरेंट आपको नज़र आएगा, वो क्या नज़र आएगा, अब तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े उन मेथड्स में हमने देखा कि हमारा मैसेज होता है, मैसेज के एंड में हम कोई 3 4 या 1 बिट अपेंड करते हैं और साथ में डेटा के सेंड कर देते हैं। मतलब वो हमारी जो बिट्स होती हैं वो या तो एक्स्ट्रा बिट कह लें या फिर रिडंडेंसी बिट्स कह लें। हैमिंग कोड क्या है, यहाँ पे हेडिंग में लिखी हुई, हाँ यहाँ हेडिंग है हैमिंग कोड।
हेमिंग कोड क्या है कि हेमिंग कोड में आपकी जो बिट्स होती हैं वो एट द एंड ऑफ डेटा अपेंड नहीं होती, वो विद इन अ डेटा अपेंड होती हैं। ठीक है, विद इन अ डेटा कैसे अपेंड होती हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ओरिजिनली आपका डेटा क्या था, 1001101 ये डेटा था। अब अगर आप CRC पढ़ रहे हैं या चेकसम यूज़ कर रहे हैं या पैरिटी चेक है, तो आप इधर लगाएंगे अपनी एक्स्ट्रा बिट्स, रिडंडेंसी बिट्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये करेक्शन के लिए मेथड यूज़ होता है, तो हमारे पास और यहाँ पे हर जो ये सारी की सारी बिट्स हैं, ये सब बिट्स के लिए नहीं है, कुछ पर्टिकुलर बिट्स के लिए। जैसे R1 है तो हो सकता है वो 3 बिट्स को देख रहा हो, R2 है तो वो इन 2 बिट्स को देख रहा हो। तो ये जो हैविंग कोड का प्रोसेस है, ये आपके पास जो फर्स्ट आप डिफरेंस है, आप लोग अगर लेक्चर सुन के नोट्स बना रहे हैं तो आप पॉइंट्स में लिख लें कि इसमें जो फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या है, कि आपके पास जो आप बिट्स फाइंड करेंगे जो कि रिडंडेंसी बिट्स होंगी, वो आप विद इन अ डेटा अपेंड करेंगे, वो एट द एंड ऑफ डेटा अपेंड नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसका स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है कि आपने इसको विद इन अ डेटा अपेंड करना है। अब विद इन अ डेटा कैसे अपेंड करना है, तो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें ये पता है कि हमारे पास जो भी कंप्यूटर में काम हो रहा है वो 2 की पावर से हो रहा है, ठीक है। 2 की पावर 0 से हम स्टार्ट करते हैं और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से कंटिन्यू जो है वो ये चलता है। तो आपके पास हमारा 7 बिट्स का डेटा है हमारे पास, और हमने इसमें यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा बिट्स अपेंड करनी है और विद इन अ डेटा अपेंड करनी है। तो आपकी जो फर्स्ट बिट है वो कौन सी पोजीशन पर अपेंड होगी, सेकंड बिट कौन सी पोजीशन पर अपेंड होगी, थर्ड बिट कौन सी पोजीशन पर अपेंड होगी और फोर्थ बिट कौन सी पोजीशन पर अपेंड होगी, ये हमें पता चलेगा 2 की पावर से, ठीक है। ये लेक्चर खत्म हो जाए तो मैं आपको वर्ड की फाइल ओपन करके इसके स्टेप्स लिख दूंगी ताकि आप लोग भी उसको कॉपी कर लें अपने अपने लिए, ताकि आपको याद रहे कि इसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फिर थर्ड पे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, लोकेशन ऑफ या प्लेस या पोजीशन ऑफ रिडंडेंसी बिट्स। ये जो आर लिखा हुआ है ये रिडंडेंसी बिट्स है। क्या पोजीशन होगी, अगर आप R1 की बात करें तो 2 की पावर इक्वल टू 0। जब आप 2 की पावर इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। इसका मतलब जो आपकी पहली बिट होगी वो फर्स्ट लोकेशन पर होगी। फिर आपने कहा 2 की पावर 0 तो हमने कर लिया, अब क्या आएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, इसका मतलब जो सेकंड बिट होगी आपकी वो सेकंड पोजीशन पर होगी। अब 2 की पावर 3, ठीक है, सॉरी 2 की पावर 2, क्योंकि हमने 0 और 1 तो यूज़ कर लिया ना। अब 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो आपके पास जो तीसरी बिट होगी जो कि रिडंडेंसी वाली बिट होगी वो कहाँ यूज़ होगी, फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है। तो ये R4 की जो पोजीशन होगी, बेसिकली ये R3 है, तीसरी बिट है, लेकिन क्योंकि लोकेशन या पोजीशन या प्लेस इसकी फोर्थ है तो हमने R4 लिख दिया। कोई मसला नहीं, आप इसको R1, R2, R3 भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो 4 ही होगी। क्यों 4 होगी, क्योंकि ये हमारी तीसरी बिट है। और तीसरी बिट इस तरह से कि पहली बिट 0 थी, फिर 1, फिर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। अब हम आगे आ गए, एक बिट हमें और लेनी है, वो बिट कहाँ पर अपेंड होगी, वो बिट अपेंड होगी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ठीक है। तो वो 8 पोजीशन पर अपेंड होगी। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट टास्क था वो क्या था कि आपने उन बिट्स को जो अपेंड करना है विद इन अ डेटा, उनकी पोजीशन आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और उससे क्या होगा, ये जो आपका डेटा है फिर ये आगे आगे मूव करता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक और बिट अपेंड करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि ये 3 और ये 4 बिट्स तो हो गई रिडंडेंसी की बिट्स, हम इसमें एक और बिट अपेंड करेंगे। जब आप एक और बिट इसमें अपेंड करेंगे तो वो बिट आपकी होगी 2 की पावर 4, ऐसा ही है ना। ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इसके बाद अगर कोई बिट आएगी वो तो 2 की पावर 4 पे जाएगी। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 अगर आप यहाँ पे आगे बॉक्सेस बनाएंगे और अगर आप 16 पोजीशन पे अपनी एक्स्ट्रा बिट रखेंगे तो इन बिटवीन भी तो कोई डेटा होना चाहिए ना। और डेटा कहाँ खत्म हो रहा है, 11 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आप फोर्थ वाली जो एक्स्ट्रा बिट है उसको नहीं ले सकते। फोर्थ वाली एक्स्ट्रा बिट क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फोर्थ वाली एक्स्ट्रा बिट जिस पोजीशन पे अपेंड होगी उस पोजीशन से पहले हमारे पास डेटा नहीं है। हाँ, अगर डेटा 7 बिट का ना हो, 10 बिट का हो, 18 बिट का हो, 20 बिट का हो, तो फिर हम उसके जो है पैरेलल में के कौन से उसकी कितनी बिट्स सूट करती हैं वो हम ले सकते हैं। तो आपने ये कितनी बिट्स लेनी है और ये बिट्स कहाँ कहाँ अपेंड करनी है ये तो हमने कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। पहला काम क्या करना है
ये चेक करना है कि कितनी बिट्स हैं। तो वो आपको पता इस तरह चलता जाएगा कि आपने एक बॉक्सेस बना लेने, 8, 10, 12 इस तरह से आपने बॉक्स बना लेने और आपने अभी उसमें बिट्स लिख देना है अपनी। जब आप उसमें काउंट करते जाएंगे 2 की पावर 0, ये तो अंडरस्टूड बात है, जितना भी आपका डेटा हो पहली 2 बिट्स तो यही होंगी, फिर आप इस तरह बिट्स आगे मूव करते जाएंगे। तो हो सकता है कभी आपके पास डेटा ही 4 बिट का हो, तो आप 4 क्या रिडंडेंसी बिट्स लेंगे? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने कहा कि आपका जो डेटा है वो 4 बिट्स का है, तो 1, 2, 3, 4 डेटा तो यहाँ खत्म हो गया। ये किसको टेक केयर करेगी बिट? आगे तो डेटा होगा ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ये जो आर की जो वैल्यू है वो 4 ही हो, मतलब 4 बिट्स ही हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंड ऑन डेटा। बट मोस्टली जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उनको मोस्टली जो है वो 7:4 का रेशो ही मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अपर लेयर पे जब आप आगे जाएंगे तो इसमें बिट्स जो है वो फॉर्मूले के पैरेलल में सॉल्व होंगी कि क्या इस कितनी बिट्स हैं और कितना डेटा की बिट्स हैं, कितनी रिडंडेंसी की बिट्स हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास यही रेशो होता है, 7 बिट्स होती हैं और उसके पैरेलल में आप लोग जो है 4 बिट्स लेते हैं फॉर रिडंडेंसी, और यहाँ पे आप फिर क्या करते हैं, उनकी पोजीशन फाइंड करते हैं। तो 2 आपके पास जो स्टेप्स हैं वो अब तक आपको हो गए होंगे कंफर्म। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने कितनी बिट्स यूज़ करनी है, और सेकंड जो बात है वो हमने स्लाइड में ही देखी कि उन बिट्स की पोजीशन क्या होगी। एज यू ऑल नो अबाउट सीएस स्टूडेंट्स कि आप 2 की पावर से यूज़ करेंगे तो आप 2 की पावर लगाते जाएंगे और वो बिट्स की पोजीशन बनती जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें ये करना है, हमें कुछ इसमें पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन सी बिट को टेक केयर कर रही है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि आपके पास अगर ये R1 बिट है तो हो सकता है ये 3-4 बिट्स का सिर्फ इसके रिस्पॉन्सिबल हो कि ये बिट जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। और अगर आपके पास डी है तो हो सकता है ये वाली आपके पास किसी और बिट के रिस्पॉन्सिबल हो। तो हमने क्या करना है, हमने इन बिट्स का फाइंड आउट करना है कि कौन किस पर्टिकुलर डेटा की बिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए मैं आप लोगों को ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ क्लियर हो जाए, मैं यहाँ पर वर्ड की जो फाइल है उसमें आप लोगों को बता देती हूँ कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे। देखें, ये बड़ा, क्योंकि इसके थोड़े आसान है बट स्टेप्स इसके ज़्यादा हैं, तो इट्स बेटर कि आप लोग इनको स्टेप वाइज लिख लें। जैसे स्टेप नंबर 1 क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ आर बिट्स, ठीक है। और आर बिट्स की जो पोजीशन है कि आप उन आर बिट्स को कहाँ अपेंड करेंगे, उसके लिए आपने 2 की पावर यूज़ करनी है, बाय यूजिंग 2 पावर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग इसको क्लियरली देख सकें कि हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है, ठीक है। इसके लिए हमारा ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर हैमिंग कोड। फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आपने पोजीशन फाइंड कर ली, और पोजीशन फाइंड कैसे की है वो मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने 2 की पावर से फाइंड की है। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, टेक केयर बिट्स कौन सी है या रिस्पॉन्सिबल बिट्स कौन सी है, ये आपने फाइंड आउट करनी है सेकंड स्टेप्स में, और सेकंड स्टेप में, ठीक है। और यहाँ पे इसका मेथड बहुत इजी है, और वो मेथड इस तरह से है कि आपके ये पूरा का पूरा आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, आपका डेटा और आपकी जो रिडंडेंसी बिट्स हैं वो 11 बॉक्सेस में अपेंड हो गया है, ठीक है। सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जितनी भी आपके पास ये जो नंबर है इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये स्लाइड में देखें। आप वन जो आपके पास जहां आपकी रिडंडेंसी बिट आ रही है उसको करें या ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन जहां डेटा है, जहां डी लिखा हुआ है, ये देखें, जहां डी लिखा हुआ है मतलब आपको 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करके ऊपर ही लिख दें उस बॉक्स के ऊपर, 5 को लिख दें, 7, 8, 8 को ना लिखें, 8 तो खुद एक्स्ट्रा बिट है, 9, 10, 11 इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, फाइंड द पोजीशन ऑफ आर बिट्स बाय यूजिंग 2 पावर, और ये क्या बना, व्हाट आर द टेक केयर बिट्स बाय यूजिंग। अच्छा जी, कौन सी टेक केयर बिट्स होंगी ये अब आपके सेकंड स्टेप है, और सेकंड स्टेप में आपको कैसे पता चलेगा। R1,
R1 कौन से डेटा की बिट्स को टेक केयर करेगी, ये एक एक्स्ट्रा बिट है और ये कितनी बिट्स के साथ जाएगी, ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और डेटा में फर्स्ट पोजीशन पे 1 होगा। फर्स्ट पोजीशन क्या होगा, 1। कैसे देखें, स्लाइड में देखें, हमने R3 को जब चेंज किया, बाइनरी में चेंज किया, ये जो हमारा D3 है, तो फर्स्ट ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे राइट साइड पे देख रहे हैं फर्स्ट 1 है, यहाँ पे राइट साइड पे फर्स्ट सिंपल बाइनरी में कन्वर्ट करना है। R1 के लिए पहली बिट 1 होनी चाहिए, R2 के लिए पहली बिट सेकेंड बिट जो है वो 1 होनी चाहिए, R3 के लिए तीसरी बिट 1 होनी चाहिए, R4 के लिए चौथी बिट 1 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसको आप यहाँ से भी मैंने लिख दिया, यहाँ से भी आप लोग देख लेंगे। ये जो बाइनरी आपने करना है डेटा बिट्स, ये जो आपके पास ब्लॉक था, इसको आपने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया और इसमें अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि सेकंड स्टेप में R1 किन किन बिट्स को फॉलो करेगा या किन किन बिट्स का रिस्पॉन्सिबल है R बिट, तो उन बिट्स को आप बाइनरी करेंगे। इसका बाइनरी में अगर पहली बिट 1 आ जाती है तो वो इसके साथ भी है, इसके बाइनरी में पहली बिट 1 आ जाती है तो R1 इसके साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड में इन्होंने लिखा हुआ है, वो हम देख लेते हैं कि R1 कौन कौन सी बिट्स को टेक केयर करेगा। 3, 5, 7, 9, 11 क्यों करेगा? क्योंकि ये वो बिट्स हैं कि यहाँ पर आपके पास जब हमने इनको कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो इनकी जो फर्स्ट बिट है वो आपके पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, ठीक है। सेकंड नहीं समझ में आया, कोई मसला नहीं है, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। R2 में हमारे पास हमें कौन सी पोजीशन पे 1 चेक करना है कि कौन सी बिट में पोजीशन पे 1 है, ठीक है। अच्छा जी, R2 कौन कौन से बिट्स के साथ है, ये हमें ऐसे पता चला कि जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमें पता चला 3 की जो सेकंड बिट है वो भी 1 है, 6 की सेकंड बिट भी 1 है, ठीक है। फर्स्ट इसकी 0 है, सेकंड क्या है, 1 है, ये 7 की सेकंड बिट 1 है, 10 की सेकंड बिट 1 है, 11 की सेकंड बिट 1 है। तो हमारे पास R2 कौन से बिट्स के साथ है, 3, 6, 7, 10, 11, ठीक है। आपने वो लिख लिया, 3, 6, 7, 10, 11, क्योंकि इनकी जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास R3 है। R3 में क्या चेक करेंगे, अब आप लोग आंसर दें। R3 में हम लोग बाइनरी में जो डेटा कन्वर्ट हुआ हुआ है उसमें जिस भी बिट की थर्ड नंबर की बिट 1 होगी वो हम उनको टेक केयर R3 करेगा, ठीक है। ये देखें, बाइनरी में कन्वर्ट किया, थर्ड नंबर की बिट 1 होनी चाहिए। देखें 4 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 0, 0, 1, 0, थर्ड नंबर पे 1, 4 आ गया। 5 को जब आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो 1, 0, 1, 0, फोर्थ नंबर पे आपके पास थर्ड नंबर पे क्या है, 1, तो क्योंकि हम किसकी बात करें, थर्ड की बात करें, तो इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, थर्ड पोजीशन पे उस पर्टिकुलर डेटा का बाइनरी जो है वो 1 होना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से बिट्स हैं उसके लिए हमारे पास 5, 6, 7, 5, 6, 7, ठीक है। R3 जो है वो इन बिट्स को टेक केयर करेगा। लास्ट हमारे पास 4 बिट्स थी, लास्ट जो हमारी बिट है वो किस बिट को टेक केयर करेगा, वो है R4। R4 का मतलब क्या है, R4 का मतलब है कि जब बाइनरी में आपने कन्वर्ट किया होगा तो फोर्थ पोजीशन पे क्या होना चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे 1 होगा, उसको आपकी ये वाली बिट टेक केयर करेगी। चेक कर लेते हैं, 9 की फोर्थ नंबर पे 1 आ रहा है, 10 को बाइनरी में अगर कन्वर्ट करें तो फोर्थ नंबर पे 1 आ रहा है, 11 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो फोर्थ नंबर पे 1 आ रहा है। तो R4 के लिए बिट्स बची हैं 9, 10, 11, तो ये टेक केयर करेगा 9 को, 10 को और 9, 10, एक सेकेंड रुके ज़रा, 9, 10, 11, ओके 8 नहीं है, 9, 10, 11, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप आपको समझ में आ गया। लास्ट स्टेप हम चलते हैं कि हमने सब फाइंड कर लिया, हमने ये फाइंड कर लिया कि जो हमारी रिटेंडेंसी बिट्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, वो किन किन बिट्स को टेक केयर करेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगा कि 1, ऐसा ही है ना।
R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, R2 की, R3 की और R4 की, और वो बहुत ही सिंपल है आपके लिए, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमने पैरिटी चेक में यही काम किया था। कैसे देखें, दोनों स्टेप कर लिए, ला 3 ही स्टेप हैं इसके, उसके बाद आपने डेटा में अपेंड कर देना है इसको। वो आपको कैसे पता चलेगा कि R1 की क्या वैल्यू है? आपने चाहें तो आप डायरेक्ट स्लाइड से देख लें, या आप डायरेक्ट जो आपने एक बार डेटा लिखा था, जो बॉक्सेस आपने बनाए थे उसमें से देख लें, या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझ लें तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं डिटेल में। और डिटेल में किस तरह लिख सकते हैं, देखें R1 किन किन बिट्स के साथ है, 3 के साथ है, 5 के साथ है। मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ, फिर मैं आपको स्लाइड में से समझा दूंगी, ठीक है। R1 की जो बिट्स है ना, जिनको R1 टेक केयर कर रहा है, वो है 3, 5, 7, 9, 11। इनकी वैल्यू क्या है वो देखते हैं। 3 पे, अच्छा, इसके ऊपर आप इस तरह से लिख लीजिएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। R1 पे जो वैल्यूज हैं, एक तो वो R1 खुद है, उसको आपने नहीं देखना। सेकंड, R1 जो है वो आपके पास, उसकी वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है, 3, 5, 7। 3 पे क्या आ रहा है, 1। आपने ये 3 पे क्या लिख देना है, 3 का मतलब 1 है। अब आप चेक करेंगे 5 पे क्या है, 5 पे 0 है, 5 पे 0 है। 7 पे क्या है, 1 है। ये जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप लोगों ने एक बॉक्सेस बनाना है, उन बॉक्सेस के अंदर डेटा बिट्स और आपने रिडंडेंसी बिट्स लिख के उन बॉक्सेस में आपने इस तरह से वैल्यू असाइन कर दी है, 1, 2, 3, 4। ओके, 7 हो गया। 9 पे 0 है, और कौन सी बिट है, 11। ओके, 9 पे 0 है हमारे पास, और 11 पे क्या है, 0 है या 1, 11 पे 1 है, ठीक है। देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इन बिट्स को कौन टेक केयर करेगा, R1। इन बिट्स को काउंट करें, नंबर ऑफ वंस क्या बने, 1, 2, 3। 3 क्या होता है, ऑड। हम काम कर रहे हैं इवन पैरिटी पे, हमने यहाँ क्या लिख दिया, आंसर इसका क्या बना, 1। यही हमने पैरिटी चेक में भी किया था, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में आपने उन वैल्यूज को लिखना है। कैसे लिखना है, आपने इस तरह से चेकआउट करना है कि R1 कौन कौन सी बिट्स को टेक केयर कर रहा है। ये काम हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब उन बिट्स की वैल्यू क्या है, और उन बिट्स की वैल्यू आप लिख लें या वैसे डायग्राम में देख लें, और फिर आपने उन बिट्स में नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है, और काउंट करने के बाद अगर वो ऑड है तो आपने 1 लिख देना है, अगर वो इवन है पहले से तो आपने 0 लिख देना है। तो R1 की वैल्यू बनी है हमारे पास 1। क्यों, क्योंकि R1 इन 5 बिट्स को टेक केयर कर रहा है, और जब हमने 5 बिट्स को काउंट किया तो ये 3 1 आ रहे थे हमारे डेटा में सिर्फ, और 3 क्या है, ऑड है, ठीक है। सेकंड, R2 चेक करते हैं। R2 पहले तो ये देखें कौन कौन सी बिट्स के साथ है। R2 है 3, 6, 7, 10, 11, ठीक है। R2 में 3 पे क्या वैल्यू है, 1 है, 6 पे भी 1 है, 10 पे 0 है, 11 पे 1 है। तो इसका मतलब हुआ R2, टोटल जो R2 को डेटा मिला है उस डेटा में कितने 1 है, 1, 2, 3, 4, 4 वंस हैं, ठीक है। तो पहले से मैंने आपको ऑड नहीं बनाना, तो R2 की अपनी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपने R2 की अपनी वैल्यू जो थी वो 0 लिख दी। इस तरह से आपने रिडंडेंसी बिट्स जो हैं वो चारों की चारों आपने फाइंड करनी है, और फाइंड करके आपने जो भी उनकी पोजीशन थी, जैसे इसकी पोजीशन यहाँ थी, इसकी 4th पे थी, इसकी 8th पे थी, उन पोजीशंस पर आपने उन बिट्स को लिख देना है और डेटा के साथ इनको फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। आर, अच्छा चले देख लेते हैं हम, दो ही तो हमारी बिट्स और रहती हैं, R3। R3 कौन सी डेटा के साथ है, R3 है 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 पे पोजीशन पे चेक करें, क्या है, 5 पे 0 है, 6 पे 1 है, 7 पे 0। इसका मतलब है 2 1 है, 2 क्या है, और इवन है पहले से। तो आपकी वैल्यू क्या बनी, इसमें हमारी वैल्यू बनी 0, ठीक है। तो R3 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ये आपके पास लिखी हुई है 0, ठीक है। लास्ट R4 जो है, और उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है 8th पोजीशन, ठीक है। R4 की पोजीशन है 8। और R4 किन किन बिट्स के साथ है, R4 3 बिट्स के साथ है, 9, 10, 11। 9, 10, 11 पे चेक करते हैं, 9 पे 0, 10 पे 0, 11 पे 1। इसका मतलब सिर्फ एक आपके पास यहाँ 1 है, तो हमें तो इसको इवन बनाना है। तो हमने जो इसकी अपनी वैल्यू पुट कर दी वो 1 पुट कर दी, ताकि जब कंप्लीट पूरा मैसेज होगा तो पूरा मैसेज इवन बिट के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से, ये लास्ट स्टेप था। इसके 3 ही स्टेप्स हैं, कोई इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं है हैमिंग कोड के। और 3 स्टेप्स क्या हैं कि फर्स्ट में आपने पोजीशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग 2 की पावर,
और सेकंड स्टेप में आपने वो बिट्स फाइंड करनी है जिन बिट्स के साथ R1 होगा, R2 होगा, R3, R4। अगर आपके पास में भी डेटा कम है, हो सकता है दो ही आपके पास रिडंडेंसी बिट्स हो, R1 और R2 ही हो, या आपके पास डेटा और बड़ा है तो आपके पास 5 बिट्स हो, एक्स्ट्रा बिट्स हो हैं। तो इस तरह से। और लास्ट आपने करना है कि आपने फाइंड आउट करना है वैल्यूज ऑफ एक्स्ट्रा बिट्स। ठीक है, स्टेप 4 में लिख देती हूँ। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में हमने रिडंडेंसी बिट्स फाइंड करनी थी, और इस तरह से फाइंड करनी थी। ये मैंने फर्स्ट जो है लाइन जो R1 है उसमें आपको करके बता दिया कि आपने इसमें जितने भी डेटा है उस डेटा में नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है, और जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। और आपने एट द एंड नहीं, CRC पैरिटी चेक, चेकसम, इसमें हमने एट द एंड किया। यहाँ पे क्या किया, उसकी पोजीशन पे ही वैल्यू लिखी है। ये जो बॉक्स हमने स्टार्ट में बनाया था इसमें हमने क्या लिखा था, R D लिखा था। D तो हम लिख सकते थे क्योंकि डेटा तो हमें पहले से ही गिवन था क्वेश्चन में, बट R1 की वैल्यू यहीं लिखेंगे, R8 की यहीं लिखेंगे, एट द एंड ऑफ डेटा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि अब मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरह से बनी है 1001, ऐसा ही है ना कि क्या वैल्यूज बनी है, वैल्यूज जो है वो एक्स्ट्रा बिट की हमारे पास बनी है 1001। हाँ ठीक है, 1001 बनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये 101 मैंने इस तरह से डेटा के बिल्कुल साथ लिखा और डेटा मैंने सेंड कर दिया रिसीवर को। ये बिट्स अपनी पोजीशन पर आएंगी। ठीक है, अपनी पोजीशन पे आने का मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 1, और फिर सेकंड पे हम क्या लिख देंगे 0। ये दो बिट्स क्या हो गई, ये हो गई एक्स्ट्रा बिट की। ठीक है, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने डायरेक्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं, बॉक्सेस में लिखिएगा, इस तरह से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने जो आंसर लिखना है वो उसकी अपनी ही लोकेशन पर आपने उन बिट्स को अपेंड करना है, और आपका हैमिंग कोड आप हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये पूरा प्रोसेस। अब लास्ट वही वाला मेथड जो हर एक टेक्निक में हमने पढ़ा है, और वो क्या है, फाइंड आउट द डिटेक्शन मेथड के डेटा में कोई एरर है या नहीं है, वो आपने रिसीविंग साइड पे फाइंड आउट करना है। तो वो रिसीवर कैसे फाइंड आउट करेगा, वो भी बहुत इजी है। वो इस तरह से फाइंड आउट करेगा कि आपके डेटा में अगर कोई भी एरर आ गया है, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी पहले यहाँ समझा देती हूँ, फिर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हमारा ओरिजिनल डेटा था, ऐसे ही था ना। कुछ बिट्स थी, हम यहाँ पे बिट वाइज चल रहे हैं, कुछ बिट्स थी R1 के पास, कुछ R2 के पास। रिसीविंग साइड पे यहाँ पे क्या हुआ है, मीडियम में ट्रांसमिशन में 0 की जगह 1 आ गया है। ठीक है, अब जब 0 की जगह 1 आ गया तो आपने इसको जब काउंट किया तो क्या क्या टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितने 1 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, R1 का आंसर होना चाहिए 0, लेकिन R1 का आंसर क्या है 1। तो इससे दो बातें पता चली। फर्स्ट पॉइंट ये पता चला कि आपके डेटा में एरर है। सेकंड, आपको ये भी पता चल गया कि कौन से डेटा में एरर हो सकता है। क्यों, क्योंकि इन बिट्स में एरर हो सकता है, इसके अलावा किसी बिट में एरर नहीं है। वो इसलिए कि आपके R1 की वैल्यू गलत है, R2 R3 R4 तो सही है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है फॉर एरर करेक्शन। इसके लिए आप इसको बिट बाय बिट जो है वो, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये बिट बाय बिट आपको आंसर देगा कि किस तरह से आपका डेटा में जो करप्ट हुआ है डेटा, उसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके पास, आप इस तरह देख लेंगे, R1 में वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है, उसके पास जो मुझे सेंडर ने सेंड की है वो 0 है। तो और R1 कुछ पर्टिकुलर बिट्स के साथ ही है, तो सिर्फ उन बिट्स को आपने ट्रबल शूट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ड्यूरिंग डाउनलोडिंग आपका नेट स्टॉप हो जाता है तो आप स्टार्ट से डाउनलोड ना करें, जितना डाउनलोड हो गया था वहीं से करें। तो ये इसलिए सबसे एफिशिएंट मेथड होता है हैमिंग कोड, क्योंकि हम इसमें से बिट को चेक कर लेते हैं। और ये स्लाइड में आप लोगों को दे दूंगी, इसमें और क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि रिसीविंग साइड पे किस तरह से एरर चेक हो रहा है, और ऑल जीरोज आ रहे हैं आपके पास अगर आपने इतने आर यूज़ किए हैं। ये एग्जाम्पल में हमने 5 आर यूज़ किए हैं। तो ये एग्जाम्पल भी है, इसको भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। एक दफ़ा हैमिंग कोड की सॉल्व हुई भी है तो आपको और जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा जो चैप्टर था एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये कंप्लीट हो गया। और हमने इसमें 4 टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा पैरिटी चेक, सेकंड टॉपिक था इसमें CRC, फिर था चेकसम, और लास्ट हमने पढ़ा है हैमिंग कोड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, और थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए थ्योरेट के आपके पास एरर क्या होते हैं, और एरर
कि जो सोर्स है, मतलब नॉइस एरर है, क्रॉस टॉक है, आपके पास डिस्टॉर्शन है, कितनी तरह की सोर्सेस हैं एरर की जो एरर को क्रिएट करती है, वो हमने थ्योरेटिकल इसमें देखा। और वो हमने जब मैंने एरर डिटेक्शन करेक्शन का पार्ट 1 अपलोड किया था तो वहाँ पर वो था, और ये पार्ट नंबर 2 है, तो इसमें मैंने पुरानी चीज़ें भी रिवाइज करवा दी हैं और कंप्लीट चैप्टर को भी समराइज कर दिया। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।